हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा केज कल्चर इन एक्वाकल्चर। कि केज कल्चर एक्वाकल्चर में क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। PDF आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि हम एक्वाकल्चर की बात कर रहे हैं। तो एक्वाकल्चर क्या है? एक्वाकल्चर को हम एक्वा फार्मिंग भी बोलते हैं। अब जिस तरह से आप देखते हैं कि नॉर्मल एग्रीकल्चर का प्रोसेस होता है, लोग फसलें लगाते हैं, उनको हार्वेस्ट करते हैं, वेजिटेबल्स, प्लांट्स, सीरियल्स, कितना कुछ लगता है। नॉर्मल एग्रीकल्चर आपका चलता है, कल्टीवेट किया जाता है चीज़ें। इसी तरीके से अब हमारा एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का जो पार्ट है, लोग हैं, उनकी डाइट क्या है? फ़िश। सिर्फ फ़िश नहीं, फ़िश लिमिटेड क्यों करना, सी फूड हो गया, या फ्रेश वाटर एक्वाटिक एनिमल्स हो गए, एक्वाटिक प्लांट्स हो गए। तो उनको कल्टीवेट किया जब जाता है, उनको जब उगाया जाता है, अब उगाया नहीं जाता उसको हम कल्टीवेट करना बोलेंगे, और फिर हार्वेस्ट किया जाता है, उसको हम एक्वाकल्चर बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें कल्टीवेट की जाती हैं? फिशेस कल्टीवेट की जा सकती हैं, आपके क्रस्टेशियंस हैं कल्टीवेट किए जाते हैं। वेजिटेबल में अगर आप देखेंगे काफ़ी लोग एल्गी खाते हैं, एल्गी हो गई। लोटस इनफैक्ट किया जाता है लोटस की स्टेम के लिए, जम्मू कश्मीर में हम उसको नदड़ू कहते हैं। तो ये सब आपका एक्वा फार्मिंग जो है, इसको हम एक्वाकल्चर बोलते हैं। क्लियर? अब केज कल्चर की यहाँ पे बात हो रही है। तो केज कल्चर क्या है एक्वाकल्चर में, ये मैं आपको बताऊंगी। अब रिसेंटली हुआ क्या, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंदर आती है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। उस वेबिनार में इन्होंने केज कल्चर के बारे में बताया। केज कल्चर इन रिजर्वायर स्लीपिंग जायंट्स, आज़ादी का महोत्सव का ये एक पार्ट था। आज़ादी का अमृत, ये देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो गवर्नमेंट केज एक्वाकल्चर को प्रमोट करना चाहती है, तो इसलिए हम ये न्यूज़ में भी है। ये इवेंट जो है, ये डिटेल्स हैं इस इवेंट्स की जो हुई। श्री जतेंद्र नाथ स्वेन जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ के, उन्होंने अटेंड किया। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे। स्टेट एग्रीकल्चर, आप यहाँ पे सबके नाम देख सकते हैं कि किस किस ने पार्टिसिपेट किया। फैकल्टीज़ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की, वेटनरी की, फिशरीज़ यूनिवर्सिटीज़ की, तो ये सब आप देख सकते हैं। हम केज कल्चर पे बात करते हैं। अब केज कल्चर में क्या है, अब एक्वाकल्चर आपको समझ में आ गया कि हम ग्रो कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं फिशेस, मॉलस्क्स, क्रस्टेशियंस को, जो भी एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं। अब एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स को आपको कल्टीवेट करना है, तो नेक्स्ट चीज़ क्वेश्चन आएगा कि कहाँ करोगे? उसके लिए आपको पानी चाहिए। तो पानी कोई एक्स्ट्रा नहीं लगाया जाता कि घर में घर के छत पे तालाब खोल के उसको कल्टीवेट किया जाएगा। तो बेसिकली आपके जो नेचुरल बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, लेक्स हो गए, रिजर्वॉयर्स हो गए, उन्हीं को यूज़ किया जाता है एक्वाकल्चर के लिए। तो अब उसके अगर आगे पीछे हम नेट लगा दें, केज बना दें, तो उसको हम केज एक्वाकल्चर बोलेंगे। तो इसमें हम फिशेस को ग्रो करते हैं ऑलरेडी जो आपके वाटर रिसोर्सेज हैं वहाँ पे, लेकिन उनके आगे पीछे एक नेट केज लगाया जाता है। उस केज का क्या फ़ायदा होता है कि आपके जो फिशेस हैं, ये वहाँ से एस्केप भी नहीं कर पाएंगे, और दूसरा फ्री फ्लो जो वाटर का है वो बना रहेगा। पानी वहाँ पे फ्री फ्लो आता रहेगा और उनको एक नेचुरल इन्वायरमेंट मिलेगा। क्योंकि यूजुअली जो आर्टिफिशियल वाटर्स में कल्टीवेट किया जाता है एक्वाकल्चर, वहाँ पे वो न्यूट्रिशन हम उन एनिमल्स को ग्रो करने के लिए, जिनको हार्वेस्ट करना है, वो नहीं दे पाते। तो अगर किसी चीज़ को उसका नेचुरल एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो नेचुरल तरीके से ग्रो करेगा, राइट। तो इसलिए उसको फ्री फ्लो ऑफ वाटर और नेचुरल कंडीशंस प्रोवाइड करने के लिए उसको नेचुरल वाटर, जो एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे इन चीज़ों को, इन ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को ग्रो किया जाता है आगे पीछे केज लगा के, ताकि फ्री फ्लो वाटर का बना रहे। अब एक्वाकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम जो है, यहाँ पे आप देखिए एंकर, रोप, ये सब फिट किया जाता है स्क्वायर शेप फ्लोटिंग नेट में। और रिजर्वायर, रिवर, लेक, सी, कहीं पे भी
ये केज कल्चर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो लोग एक्वा फार्मिंग में हों। अब केज फार्म्स जो हैं उनको इस तरीके से रखा जाता है, ऐसी जगह पे पोजीशन किया जाता है जहाँ पे पानी की नेचुरल करंट्स, नेचुरल वेव्स आ रही हों, क्योंकि उसके साथ फिश को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, एप्रोप्रिएट नेचुरल कंडीशंस मिलेंगे। तो हमारा मकसद मेन यही है कि उनको नेचुरल कंडीशंस हमको प्रोवाइड करना है। तो फिशरीज सेक्रेटरी ने भी यही कहा कि इम्पॉर्टेंस रिजर्वायर्स की यही है और केज एक्वाकल्चर की, ताकि किस लिए कर रहे हैं हम ये काम? फिशरीज सेक्टर को ग्रो करने के लिए, फिश प्रोडक्शन के लिए, फिशरीज को इम्प्रूव करने के लिए। और फर्दर उन्होंने यही कहा कि मार्केट्स में फार्मर्स को भी इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि हम मिनिमम पैसे लगाना चाहते हैं और मैक्सिमम इनकम आए, ताकि फार्मर्स को उससे बेनिफिट हो। अब यहाँ पे साइंटिस्ट को इसलिए रिक्वेस्ट भी किया गया क्योंकि देखिए जो पूरा इवेंट था इसमें एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपर्ट साइंटिस्ट ने पार्ट लिया, कि फ़िश फार्मर्स को भी मोटिवेट किया जाए कि वो नए नए इनोवेटिव तरीके लेके आए। ये जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ला रही है इनका मैक्सिमम बेनिफिट उनको मिले, प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हों, इनपुट कॉस्ट कम जाए और ये कल्चर सिस्टम्स को लोग एडॉप्ट करें, इनको फॉलो करें। तो ओवरऑल हाइलाइट्स यही थे इसके वाटर बॉडीज़ के, कि किस तरह से नेचुरल प्रोडक्टिविटी हो सकती है, इकोनॉमिकली, सोशली, इकोलॉजिकली वाइबल तरीके यहाँ पे किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ ने पहले एक स्कीम भी आई थी इससे रिलेटेड, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो यहाँ पे फिशरी सेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो दिया जा रहा है। अब क्या फैक्टर्स हैं जिससे केज कल्चर होता है? पहली बात तो डिमांड जो है सी फूड की वो इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो हर चीज़ की डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो जो लोग सी फूड पे डिपेंड करते हैं उनकी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन ऑफ फिश इंक्रीज हो रही है। लेकिन डिमांड इंक्रीज हो रही है, उस हिसाब से हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें, तभी एक्वाकल्चर, केज कल्चर का कॉन्सेप्ट आया, फार्म इकोनॉमी। तो जो पुअर फार्म इकोनॉमी है, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा इनपुट पैसे लगते हैं, उतने उनको रिटर्न्स नहीं आते फार्मर्स को, तो वो सोचते हैं कि हम फिश फार्मिंग छोड़ के कोई और काम करें, कोई और फार्मिंग करें। एग्रीकल्चर की तरफ लोग शिफ्ट होने लग जाते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं फार्मर्स के पास, तो इसलिए वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की तरफ जाने लगते हैं। इसलिए प्रोडक्टिविटी जो है फिशरी सेक्टर की वो कम हो गई है, डिमांड इंक्रीज हो गई है। अब हाई प्रोडक्शन हमको केज कल्चर सिस्टम से मिलेगा, ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है फिश प्रोडक्शन को इंडिया में इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि हमको डिमांड मीट करनी है। लेकिन इसके सामने भी कुछ चैलेंजेस हैं। पहली बात कि अगर आप फिश को केज कर रहे हैं इस तरीके से, देखिए केज्ड फिशेस हैं, इनकी न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रिशनली कंप्लीट होनी चाहिए और इनको फ्रेश रखना है। और दूसरा, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। लो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन सिंड्रोम हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है कि मैकेनिकल एरेशन ना हो। तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस तरह के प्रोजेक्ट्स का वो अच्छा होना चाहिए। नेट केज में कोई ऐसे बीमारी ना हो जाए, और पोचिंग की प्रॉब्लम भी एक पोटेंशियल थ्रेट रहती है कि सबको पता है कि अच्छा यहाँ पे फिशेस हैं तो लोग चुरा के ले जाएं, तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको नुकसान हो जाएगा, नेविगेशन इश्यूज हो सकते हैं, तो कुछ चैलेंजेस भी हैं, वाटर पोल्यूशन हो सकती है। तो इन सबको ध्यान में रख के अगर ये काम किया जाए तो ये बहुत अच्छा है। वाटर क्वालिटी पैरामीटर भी एक चैलेंज है कि जिस एरिया में आप करें वहाँ पे वाटर क्वालिटी कैसी है, लोकल कम्युनिटी के साथ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, एक्वाटिक मैमल्स एंड बर्ड्स प्रिडेशन, कि आप जहाँ पे ग्रो कर रहे हैं उनका शिकार कोई और ही करके लेके जा रहा है, बर्ड्स लेके जा रहे हैं, नेचुरल प्रेडेटर्स उनके, ओवर क्राउडिंग भी हो सकती है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की केजेस में। तो ये सब नहीं करना है, ये चैलेंजेस हैं, इनको क्रॉस करके ही एक्वाकल्चर, केज कल्चर इम्प्रूव हो सकता है। दूसरा जो मैंने आपको स्कीम बताई, तो दिस वाज अबाउट, आप समझ गए होंगे कि केज एक्वाकल्चर क्या है। अब ये जो स्कीम फिशरीज सेक्टर्स, क्योंकि न्यूज़ में है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप है। इसमें गवर्नमेंट ने बहुत जोर दिया, फोकस किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फिशरीज सेक्टर के। इसको आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2020 में, 10 सितंबर। नोडल मिनिस्ट्री ऑब्वियसली और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज। टेन्योर है इसका 2025 तक, 20 से 25 तक। इस स्कीम का काफ़ी बेनिफिट्स हैं, यही क्योंकि हम फिशरी सेक्टर्स को इम्प्रूव करने की बात करें तो बेनिफिट भी उसी को मिलेंगे। फिशरी सेक्टर्स को, उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा,
और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, डिमांड पूरी होगी, एनुअल ग्रोथ रेट इंक्रीज़ होगा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं इस तरह की मॉडर्नाइजेशन, ये एक्वा फार्मिंग के लिए मॉडर्नाइजेशन वाले इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स लाई जाएंगी और फिशरीज़ प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग उनकी अच्छी की जाएगी। तो आप देख सकते हैं इससे बहुत सारे फिशर्स, फिश फार्मर्स को फ़ायदा होगा, जो फ़िश वर्कर्स इस इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं रूरल अर्बन पॉपुलेशन में, उनको फ़ायदा होगा और इन्वेस्टमेंट्स भी बूस्ट होंगी फिशरीज सेक्टर में। जितना पैसा आएगा उतना फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज़ होगी, राइट। तो यही था हमारा टॉपिक केज एक्वा कल्चर में। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा और इससे क्या फ़ायदा है और जो स्कीम गवर्नमेंट फिशरी सेक्टर्स की लेके आई है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब क्वेश्चन आपके लिए विद रेफरेंस टू केज aquaculture, consider the following statements. Only fishes are grown in this process. This type of aquaculture reduces water pollution as well as eutrophication. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए, जब हम बात कर रहे थे एक्वाकल्चर की, तो आपको एक्वाकल्चर समझ में आएगा, तो आप फिर पीछे केज लग जाएगा तो ज़्यादा उसका डिफरेंस नहीं होगा। अब बताइए, दिस टाइप ऑफ एक्वाकल्चर रिड्यूसेस वाटर पोल्यूशन एज वेल एज यूट्रोफिकेशन, बट दिस इज़ अ चैलेंज। तो हमने डिस्कस किया इसको ठीक से। कमेंट सेक्शन में आप बताइए या फिर टेलीग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पोल में आपको आंसर पता चल जाएगा। बाकी आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज़ की जानकारी के लिए कोर्सेज़ EMI पे भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।